आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये CMW पार्ट फर्स्ट के जो हमारे लेक्चर हैं पेज नंबर 274 से। आज पढ़ना है फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड आपको पता है बेटा इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो किसी भी हादसे की सूरत में दी जाती है। तो ये जहन में रखना है बेटा जो CMW होगी वो अपने इलाके की, जब डॉक्टर ना हो तो वो डॉक्टर भी है, नर्स ना हो तो नर्स भी है, और LHV ना हो तो वो LHV भी है, और मिडवाइफ का काम तो उसने करना ही करना है। तो अगर पहले कोई भी जब कोई एमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए और जब तक कोई सर्विस नहीं पहुंचती, डॉक्टर नर्स के पास नहीं पहुंचता मरीज़, तो उसको फ़र्स्ट एड का काम भी CMW ने करना है, कम्युनिटी मिडवाइफ ने। तो इसलिए फ़र्स्ट एड के बारे में मालूमात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, मैनेजिंग ब्लीड्स। ब्लीडिंग को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, तो ये देखें इसके स्टेप बेटा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, तो ये ब्लीड का ये देख ले, लफ्ज़ BLEED हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ बनता है। बी से बनता है बेटा बैरियर। बैरियर कहते हैं बेटा रुकावट, यानी आप में और उस ब्लड में हो सकता है जरासीम हो और आपको कोई बीमारी लग जाए तो आपने अपने और उसके दरमियान में रुकावट डालनी है। बैरियर कहते हैं रुकावट को। तो पुट ग्लव्स ऑन इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल हो, मौजूद हो तो ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स से क्या हो गया, बैरियर हो गया। आप उसको हाथ लगाएंगे, पट्टी वगैरह करेंगे तो उसका ब्लड जो है वो ग्लव्स पे लगेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले B से बैरियर आ गया बेटा। L से आ गया लोकेट एंड एग्जामिन। ठीक है, देखें कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। लुक फॉर एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कोई बैरूनी ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जैसे कोई चोट लगी हो या कोई भी शख्स जो है किसी ने किसी को छुरी मार दी तो छुरी अंदर ही तो नहीं है, या अगर कोई शख्स रोड के ऊपर गिरा है तो कोई बजरी वगैरह या पत्थर तो नहीं ज़ख़म के अंदर घुसा हुआ, ये फ़ॉरेन बॉडी हो सकता है। मेरे लेक्चर बेटा गौर से सुना करें, इंशाल्लाह आपको सिर्फ मेरे लेक्चर सुनने से ही पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अब आजकल का जो पैटर्न है उसमें मारूजी जो है वो बहुत ज़्यादा है MCQs, तो आसानी से आपकी MCQs जो है वो हल हो जाएंगी। जो बच्चे मेरे लेक्चर ले रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ में भी आ रहा है बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, आगे बताया करें उनको। तो E से क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रेशर। आपने बैरूनी प्रेशर डालना है, की प्रेशर ऑन द वाउंड, ज़ख़म के ऊपर आपने प्रेशर रखना है। जैसे अगर छोटा ज़ख़म है तो अंगूठे से दबा सकते हैं उसको ब्लड रोकने के लिए, और थोड़ा सा बड़ा ज़ख़म है तो हथेली के साथ डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हैं। जब तक कोई पट्टी बैंडेज आपके पास नहीं आती डायरेक्ट हाथ से प्रेशर दे दें। दूसरा E है एलिवेशन। एलिवेशन होता है ऊपर उठाना, तो बाजू को या टांग को इतना ऊपर उठाएं कि दिल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जहां वो ब्लीडिंग वाला पार्ट है, तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। एलिवेट वाउंड, आपने वाउंड को थोड़ा सा ऊपर उठाना है अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, दिल के लेवल से ऊपर। फिर D से ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कहते हैं ऊपर पट्टी लपेटना बेटा। ठीक है, अप्लाई वन ड्रेसिंग एट द टाइम, एक वक्त में एक पट्टी लपेटें, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट्टियाँ लपेट दें। इफ़ ब्लड शुड सीप थ्रू द बोथ ड्रेसिंग, अगर इन दोनों पट्टियाँ लपेटने के बावजूद भी ब्लड उसमें सरीस रहा हो, रिमूव दैम, इनको हटा दें, एंड अप्लाई अ न्यू ड्रेसिंग, और फिर एक और नई ड्रेसिंग अप्लाई करें। तो ये ब्लीड है बेटा। B से अलग बना, L से अलग, E से, और D से कुछ कुछ अल्फाज बने, इनको अच्छे से याद कर लेना है। फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग है बेटा, ये देखें इसके अंदर ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो बैंडेजिंग हैंड या फुट, हाथ या पाँव पे कैसे बैंडेज करेंगे, पहले तो इसको समझ लें बेटा। यहाँ से रोल करेंगे, फिर इसको ऐसे उंगलियों के आगे से और पीछे से घुमाएंगे, और फिर ऐसे बैक से ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। कहता 2 स्ट्रेट टर्न एट रेस्ट, कलाई के ऊपर 2 सीधे आपने घुमाव देने हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड, पहले अंदर की जाने फिर बाहर से घुमाते हुए। डायगोनल बैंडेज फ्राम थंब टू लिटिल फिंगर, डायगोनल बैंडेज बनानी है अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक। फिर तीसरा स्टेप में क्या आ जाएगा, बैंडेज अक्रॉस फ्रंट ऑफ द फिंगर, फिर बैंडेज जो है वो उंगलियों के सामने से घुमानी है। फोर्थ स्टेप में बैंडेज अक्रॉस बैक ऑफ द हैंड, फिर दोबारा बैक पे लेके आनी है। रिपीट द टर्न, और यही टर्न जो है वो रिपीट करते जाने हैं। यह हाथ की बैंडेज थी। फिर आ जाएगी सर वाली बैंडेज बेटा, बैंडेजिंग हेड। ये ट्राइंगुलर बैंडेज है। ट्राइंगुलर बैंडेज कहते हैं तिकोन बैंडेज, 3 कोनों वाली। जैसे कभी किसी ने रुमाल बांधा हो नमाज के लिए जाते हुए, तो वो इस तरह की बैंडेज है ये। ठीक है, ट्राइंगुलर बैंडेज है विद लॉन्गेस्ट एज ओवर फोरहेड, उसके जो लंबा जो एज है उसका किनारा है उसको पेशानी पे रखना है। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, क्रॉस ओवर लॉन्ग टेल्स, जो इसकी लंबी टेल्स हैं उनको क्रॉस ओवर करना है।
यूजिंग फर्म प्रेशर, और अच्छा सा प्रेशर दे देना है बेटा। ये सर के ऊपर पट्टी बांधने का तरीका बता रहा है। टाई इन मिडल ऑफ द फोरहेड, और इसको दोबारा घुमा के ये देखें पेशानी में फ्रंट पे आपने बांध देना इसको। फिर आ जाएगा इसका सिक्योर स्पेयर एंड, जो फालतू किनारा था इसको सिक्योर कर देना सर के ऊपर विद सेफ्टी पिन के साथ। तो हाथ और पाँव के बैंडेज भी देख ली, सर की भी देख ली। अब आ जाएगा क्लेविकल वगैरह का फ्रैक्चर हो या आर्म स्लिंग, इसको कहते हैं स्लिंग और स्वैथ बेटा, ये स्लिंग है। अगर बाजू वगैरह टूट जाए या क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाए तो ये लगाते हैं। पहला स्टेप क्या है, बैंडेज बिटवीन बॉडी एंड आर्म, बॉडी और बाजू के दरमियान में बैंडेज लगानी है। स्ट्रेट एज लाइज ऑन द अनइंजर्ड साइड, जो सीधा इसका एज है जिस तरफ ज़ख्मी ना हो उस तरफ लेके जाना। अगर इधर ज़ख्मी है तो इस तरफ, और ये ज़ख्मी हो तो इस तरफ ले जाना है इसको बेटा, ठीक है। टाई लोअर एंड टू अपर एंड, नीचे वाला किनारा जो है ऊपर वाले किनारे से ये देखे बांध दिया है। कैजुअलिटी लेट गो ऑफ आर्म वंस एंड सिक्योर्ड, ठीक है। जो भी आपका मरीज़ है कैजुअलिटी उसको कहेंगे बेटा, उसको कहें कि अपना बाजू जो है वो ढीला छोड़ दे। जैसे ही आपने एंड जो है वो बांध दिए, सिक्योर कर दिए हैं। फोल्डर ओवर पिंटेड पॉइंटेड एंड, और इसको फोल्ड कर देना पॉइंटेड एंड पे। ये देखें जो गिरा यहाँ नज़र आ रही थी उसको फोल्ड कर दिया और वो अब नज़र नहीं आ रही है। तो ये थी आपके बेटा 3 किस्म की बैंडेजेस। तो ये मॉड्यूल 2.6 है हमारा तिब्बी इमदाद का फ़र्स्ट एड का। इसके उन्वानात देखते हैं। फ़र्स्ट एड के तरीक़ों के बारे में मालूमात से ख़ुद को आगाह रख सकेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद फ़र्स्ट एड मुहैया करने में मिडवाइफ के किरदार की वजाहत कर सकेंगे। अमली तौर पर फ़र्स्ट एड मुहैया करने के तरीक़ों का मुज़ाहरा कर सकेंगे। शेड्यूल प्लान इसमें क्या है, फ़र्स्ट एड है, इसका तारुफ देंगे। ज़िंदगी बचाने के अहम तरीके बताएँगे। फ़र्स्ट एड मुहैया करने में मिडवाइफ का किरदार, फ़र्स्ट एड में महारत हासिल करना, और इसके अंदर फिर हम रिवाइज़ करेंगे। तो ये चैप्टर जो है हमारा 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म होगा। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बेटा। ट्रेनिंग के तरीके क्या हैं, मुतम्मल लेक्चर जो कि मैं दूंगा आपको। फिर बहस व मुबाहिसा, अगर कॉलेज में गर्ल्स आपस में हों तो बैठ के बहस व मुबाहिसा करेंगी और टीचर से बात पूछेंगी। कोई भी सवालात आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है बेटा, आपको भी कोई सवाल मसला बने तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चार्ट बनाएंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, फार्मेसी का विज़िट होगा और रोल प्ले होगा। तो तिब्बी इमदाद फ़र्स्ट एड, ठीक है। इसका तारुफ क्या होगा बेटा, फ़र्स्ट एड फौरी और वक्ती मदद है जो किसी बीमार ज़ख्मी शख्स को बाकायदा तिब्बी इमदाद की फराहमी से पहले मुहैया की जाती है। यानी जैसे आप हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले जैसे रेस्क्यू 1122 आ जाती है, या घर में आप कोई भी पहले जो काम करते हो वो फ़र्स्ट एड कहलाती है, ठीक है। तो बाकायदा तिब्बी इमदाद कहेंगे जो हॉस्पिटल में मिलेगी उसको, उससे पहले जो भी दी जाएगी वो फ़र्स्ट एड कहलाएगी। आम तौर पर यह ज़िंदगी बचाने का सादा तरीक़ों की, जो ज़िंदगी बचाने के जो सादा तरीके हैं उनकी एक कड़ी है। जिन्हें कोई आम फ़र्द या तिब से ताल्लुक़ रखने वाला ना रखने वाला शख्स तरबियत हासिल करने के बाद कम से कम लवाज़मात की मदद से अंजाम दे सकता है। ये बेटा बताना ये चाह रहा है कि कोई भी सादा शख्स या जिसका ताल्लुक़ तिब से है ही नहीं, यानी अद्वियात से या मेडिकल से है ही नहीं, थोड़ी सी उसको आप अगर फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दे दोगे तो वो भी पट्टी वगैरह लपेट देगा और ब्लीडिंग रोक देगा। सबसे अहम काम जो होता है बेटा ब्लीडिंग रोकना होता है। अगर ब्लीडिंग आपने रोक ली तो उसकी ज़िंदगी समझ लो आपने बचा ली। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ साफ़ सुथरा कपड़ा लेके उसको फ़ोल्ड करके उसके 4 यानी कि उसका एक पीस बना लें चौकोर, और दूसरा रुमाल वगैरह लेके उसको टाइट करके बांध दें ज़ख़म के ऊपर रख के। तो ये सादा सी फ़र्स्ट एड है, कोई भी शख्स कर सकता है इसको। ऐसे फ़र्स्ट एड मुहैया करने के तरीके जिनकी बहुत सी हंगामी सूरत हाल में ज़रूरत पड़ती है, इनकी तफसील नीचे दी गई है। इनका मकसद तरबियत लेने वाले की मुस्तद्दिद रहनुमाई करना है। तो इसमें बेटा लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप पढ़ी लिखी मिडवाइफ क्वालिफाइड बन रही हैं तो आपको कुछ बेहतर तरीके पता होने चाहिए। पहला मरला क्या है बेटा, तमाम सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा पहले इस जगह का जायज़ा लें कि क्या हो रहा है, आया कि मरीज़ तक पहुँचना मेरे लिए महफूज है या नहीं। इसको कहते हैं बेटा डेंजर चेक करना, ख़तरा चेक करना। खुदा न खास्ता कहीं कोई छत गिर गई है और वहाँ पे कोई मरीज़ मौजूद है, उसको ईंट वगैरह लगी है और आप उसको वहीं पे फ़र्स्ट एड देना शुरू कर दें और ऊपर देखें तो कोई और उसका एज या किनारा कोई किसी दीवार का या कोई ईंट ऐसी है वो गिरने वाली थी और वो गिरी और आपके सर में लग गई और आपको नुकसान हो गया, या खुदा न खास्ता वो दीवार पूरी गिर गई, आप भी साथ ही रगड़े गए। या ऐसी जगह है जैसे रोड के ऊपर आप फ़र्स्ट एड देना शुरू हो गए, कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आई उसने आपको भी कुचल के रख दिया। तो पहले तो आपने ये देखना है ख़तरा, कि ख़ुद को ख़तरा ना हो, कहीं किसी मरीज़ की हेल्प करने के लिए जाओ और अपना ही
काम करवा लो। ठीक है, तो पहले इस जगह का जायज़ा लेंगे कि क्या हो रहा है, आके मरीज़ तक पहुंचना मेरे लिए महफूज है। मरीज़ का इब्तदाई जायज़ा लें। सांस की नाली, अच्छा यहाँ पे बेटा ABC याद रखना आपने। ए से बेटा एयरवे, सांस की नाली क्या हो गया एयरवे। बी से क्या होगी ब्रीदिंग, और जिस्म में खून की गर्दिश, इसको सर्कुलेशन बोलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन। तो ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन, यानी ABC चेक करेंगे। एम्बुलेंस बुलवाएं, या बेहतर है कि किसी को हिदायत दें कि मदद के लिए किसी को बुलाए। यानी कि अगर आप उस मरीज़ को फ़र्स्ट एड वगैरह दे रहे हो तो दूसरों को कहो, जो फ़ारग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं उनको कहो चलो भी 1122 पे कॉल करो। इतनी देर में 1122 भी आ जाएगी, तब तक मैं ब्लीडिंग रोकने की इसकी कोशिश करता हूँ या करती हूँ। ख्याल रखें कि आप एम्बुलेंस या मदद बुलाने वाले शख्स को बहुत वाज़ेह और जामे हिदायत दें। दूसरा मरला क्या है, मरीज़ का दूसरी मरतबा जायज़ा लें। मुनासिब एमरजेंसी फ़र्स्ट एड मुहैया करें। मरीज़ को हिलाएं नहीं, हिलाना नहीं है बेटा, खुदा न खास्ता उसको रीढ़ की हड्डी की चोट हो, और रीढ़ की हड्डी की चोट हिलाने से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अगर उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया तो उसका आप जिस्म जो है मफलूज कर बैठेंगे। बज़ाहिर तो आप उसकी मदद कर रहे हैं लेकिन उसका उल्टा नुकसान कर रहे होंगे। तो मरीज़ को ज़्यादा हिलाने जुलाने से गुरेज करना है आपने। ठीक है, जब तक कि इसे ख़तरे में से निकालना ज़रूरी ना हो या फिर इलाज करने के लिए किसी सख्त सतह पर मुंतकिल करने की ज़रूरत हो, तब तक उसको हिलाना नहीं है। अगर देखें खुदा न खास्ता ये रोड के ऊपर है या ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है जिससे इसको नुकसान हो सकता है, तब तो चलो मजबूरी है, और उसको हिलाएं भी तो इस तरीके से हिलाएं कि उसकी कमर को झटका या चोट ना आए। जैसा कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR के लिए सख्त सतह पर मुंतकिल करना ज़रूरी होता है। CPR होता है बेटा, दिल को प्रेस किया जाता है, 30 मरतबा प्रेस करते हैं दिल के ऊपर और 2 सांस देते हैं। तो जब तक नहीं मुमकिन होगा, जब तक उसको नीचे सख्त सतह ना हो। तो वो बता रहा है कि जब तक मरीज़ को ख़तरे से निकालना ज़रूरी ना हो या फिर किसी सख्त सतह पर मुंतकिल करना ज़रूरी ना हो CPR वगैरह के लिए, तो तब तक हिलाना नहीं है मरीज़ को। या ऐसी चीज़ निकालने के लिए जिसकी वजह से सांस की नाली बंद हो रही हो, मसलन ज़ुबान वगैरह। तो जब अक्सर औक़ात अगर मरीज़ बेहोश हो गया है तो बेटा उसकी ज़ुबान ही उसके हलक में गिर के उसका सांस बंद कर देती है, जिससे मरीज़ की मौत वाक़ई हो सकती है। तो ज़ुबान को बाहर निकालने के लिए भी थोड़ा बहुत सर को हरकत देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इन सूरतों में ही आप हरकत देंगे, अदरवाइज़ आपने हिलाना नहीं है मरीज़ को कंबल या चादर उठाएं। लेकिन याद रखें कि जब मरीज़ शॉक में जाए यानी बेहोशी हो तो इसे सर्दी लग सकती है, और कंबल उड़ाना बचाव की तदबीर है, यानी बच सकता है कंबल उड़ाने से। अगर मरीज़ को सर्दी लग रही है, शॉक में जा रहा है, तो कंबल से उसको फ़ायदा होगा। मरीज़ से बात करने की कोशिश करें अगर होश में है, ताकि मरीज़ को पुरसकून कर सकें और इस बात का अंदाज़ा कर सकें कि इसे किसी किस्म की चोट है, यानी किस किस्म की चोट है इसको, उसकी बातों से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर होश में है तो बात करें उससे। आसपास खड़े लोगों से कहें कि मरीज़ के लिए जगह छोड़ दें और इसके गिर्द मजमा ना लगाएं। अगर ज़रूरत हो तो अस्पताल भेजने की तैयारी करें। अगर हालत नाजुक है तो मरीज़ के साथ अस्पताल जाएं, और अगर कोई तरबियत याफ्ता कारकुन सेहत मरीज़ के साथ जाने के लिए मौजूद ना हो तो फिर आपने लाजमी जाना है। अगर वहाँ कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है तो किसी को भेजें कि घर वालों को ख़बर करे या इन्हें बताए कि मरीज़ को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये बताया जाए, उसके घर वालों को इत्तला पहुँचा दें फटाफट, ये भी ज़रूरी है बेटा। फिर आ जाएगा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको CPR बोलते हैं। ऐसा मरीज़ बेटा जिसकी सांस और दिल की धड़कन बंद हो चुकी हो तो उसके सांस और दिल की बहाली को कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन दिल, पल्मो मीन लंग्स। ठीक है, एंड रिससिटेशन बहाल करना। तो CPR क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मुखाफ़ है। कार्डियो का मतलब दिल है, पल्मोनरी का मतलब फेफड़े हैं। CPR ऑक्सीजन देने का और जब दिल धड़कना छोड़ दे तो दिल को पंप करवाने का हंगामी तरीक़ाकार है, यानी ऑक्सीजन देने का और दिल को दोबारा उसकी धड़कन लाने का हंगामी तरीक़ाकार CPR कहलाता है। किसी शख्स का CPR इस वक्त तक करते हैं जब तक कि वो हिलना ना शुरू कर दे या फिर फौरी तिब्बी इमदाद ना पहुंच जाए। अगर CPR ना किया जाए तो इंसान के दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है और वो 5 से 10 मिनट में मर सकता है। ये देखें बेटा, बॉडी के कुछ सेल ऐसे हैं जो इर्रिवर्सिबल हैं, मर गए तो फिर मर गए, दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। जैसा कि ब्रेन सेल हैं, वो इर्रिवर्सिबल हैं बेटा, और सबसे पहले ब्रेन सेल की डेथ होती है। अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए तो खून जो है वो सर्कुलेशन बंद कर देता है बेटा, और जो ब्लड है ना आपका, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, फेफड़ों से ऑक्सीजन और आपकी आंतों वगैरह से खुराक के अज्जा को हर सेल तक पहुंचाना, इसका काम होता है ब्लड का। और ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई है तो सेल को जब ऑक्सीजन और खुराक नहीं मुहैया होगी तो मरना शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहले ब्रेन सेल डेड होते हैं। ब्रेन सेल की डेथ होगी तो समझ लो आपकी भी डेथ पक्की है। तो इसलिए
उसको ये CPR करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CPR के लिए अब क्या करना है बेटा, आपने थोड़ा स्टॉप तक करना पड़ा बेटा। इब्तदाई जांच में क्या करना, मरहला नंबर 1 है, इत्मीनान कर लें कि इर्द गिर्द की जगह महफूज है। ख़तरात की मौजूदगी का तयन करें, जैसा कि बिजली बंद कर दें और ट्रैफिक देखें, कोई इमारत गिरने से करीब हो या फिर तेज़ बहता हुआ पानी हो। मालूम करें कि क्या हुआ है, कितने लोग मुतासर हुए हैं और आया कि आसपास मौजूद कोई शख्स आपकी मदद कर सकता है। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी हैं। मरीज़ के पास एहतियात से जाएं और किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करें। ये ना हो रोड के ऊपर CPR स्टार्ट कर दो या आप बहते हुए पानी के पास CPR शुरू कर दो और कोई लहर आए और वापस ही ले जाए आपको, ठीक है। दूसरे मरहले में क्या करना है, देखें कि आया मरीज़ आपको जवाब देता है, मसलन इससे बात करें या हल्की थपकी दें। अगर मरीज़ जवाब ना दे तो CPR शुरू कर दें। अगर आपके साथ कोई और भी है तो इसे एम्बुलेंस बुलवाने के लिए कहें और ख़ुद CPR करते रहें। अगर आप अकेली हैं तो CPR लगातार 4 मरतबा बार बार करें, फिर CPR मुख्तसर वक्फे के लिए छोड़कर एम्बुलेंस को फ़ोन करें। CPR के अमल में 2 मरतबा सांस देना और 15 मरतबा सीना दबाना है। ये चेंज होता रहता है बेटा। आजकल जो पढ़ाया जा रहा है वो 30 मरतबा सांस वाला है, 30 मरतबा कंप्रेशन है। 30 मरतबा दबाना है, 2 सांस, 30 मरतबा दबाना है, 2 सांस है। मरहला 3 है, उसमें क्या करेंगे, मालूम करें कि ज़ख्मी मरीज़ सांस ले रहा है कि नहीं। सांस की नाली, सांस और खून की गर्दिश चेक करें, यानी ABC दोबारा चेक करें। पहले क्या है, सांस की नाली, सर पीछे की तरफ झुकाकर जबड़ा दबाने, यानी हेड टिल्ट, जा थ्रस्ट उसको बोलते हैं। लेकिन ये करना है आपने ऐसे मरीज़ में जो मेडिकल वाला हो। जा थ्रस्ट वाला जो हेड टिल्ट जो है वो चोट वाले मरीज़ में नहीं करते, सिर्फ जा थ्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर मरीज़ जो है बेटा मेडिकल का है तो उसको हेड टिल्ट और जा थ्रस्ट करेंगे। हेड टिल्ट कहते हैं थोड़ा सा सर पीछे की तरफ खींच के और उसका जबड़ा खोलेंगे, या फिर सर के पीछे की तरफ झुकाकर थोड़ी उठाने, यानी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट के तरीके से सांस की नाली फ़ौरी तौर पर खोलें और फिर इस हालत में रखें। अगर उल्टी हो तो सक्शन करके उल्टी का मवाद बाहर निकालें। अक्सर औक़ात उल्टी भी आ रही होती है मरीज़ों को, तो उल्टी वो सांस के रास्ते में जाने से मरीज़ मर सकता है, तो इसलिए उसकी उल्टी जो है वो सक्शन मशीन से सक करके बाहर निकाल दें। मसनूई दांत या बतीसी जो कि अपनी जगह से हिल गई हो या दीगर कोई बैरूनी चीज़ मुँह में से बाहर निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। अक्सर औक़ात कुछ लोगों की जो वो दांत मसनूई होते हैं बेटा, वो भी हलक में फंस के उनकी मौत वाक़ हो सकती है, या खुदा न खास्ता वो रोड के ऊपर गिरे हैं और कोई बजरी पत्थर या कोई और बैरूनी चीज़ उनके सांस के रास्ते में, या इवन के उसके ही दांत टूट के उसके सांस के रास्ते में जाके तो उसका सांस का रास्ता बंद कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकाल लें। ये करते वक्त मरीज़ को एक तरफ झुका दें या सीधा लटाएँ और हामला औरत की सूरत में यूट्रस को इसकी जगह से धकेल दें, ठीक है। ये ना हो कि यूट्रस जो है उसके ऊपर प्रेशर हो, उसके ऊपर नहीं दबाना आपने। सर पीछे की तरफ झुकाकर थोड़ी उठाने का तरीका, जिसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कहते हैं। एहतियात से मरीज़ को इसकी पुश्त पर सीधा लिटाएं, इसके गिर्द इसके एक तरफ घुटनों के बल बैठ जाएं। अच्छा बेटा, ये तरीकाकार आप जो है ना वो नेट से सर्च कर सकते हैं, इसकी वीडियो निकल आएगी। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट लिखेंगे ना यूट्यूब पे जाके, तो उसकी आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पढ़ मुझसे लें, वीडियो आप यूट्यूब से देखेंगे अलग से तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप इसका तरीकाकार आसानी से सीख लेंगे, बहुत आसान है। इसके एक तरफ घुटनों के बल बैठ जाएं और अपना एक हाथ इसके माथे पर रखें और दूसरा हाथ थोड़ी पर आराम से इसकी थोड़ी को ऊपर उठाएं, जिसकी वजह से जबड़े आगे की तरफ हरकत करते हैं और सर पीछे की तरफ झुक जाता है। नॉर्मल सांस के लिए देखें कि सांस उसका आ रहा है कि नहीं, सुने और महसूस करें। इसको बोलते हैं लुक, लिसन एंड फील बेटा, LLF, यानी L से लुक, L से लिसन और F से फील, ठीक है। तो देखें, सुने और महसूस करें का तरीका होता है ये। सांस चेक करने के लिए 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्त ना लगाएं। ये ना हो आप सांस ही चेक करते रह जाएं और मरीज़ के अंदर जो थोड़ा बहुत कुछ फ़र्स्ट एड देने से बहाली हो सकेगी वो भी टाइम ज़ाया कर दें। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना आपने। नोट क्या है, सर को झुकाने के लिए माथे को धक्का देने से गुरेज करें। इस तरह गर्दन लंबी हो सकती है, जिसकी वजह से कमर, गर्दन या सर की चोट की सूरत में मज़ीद चोट आने का खदशा होता है। मैंने बताया था बेटा, जिसको सर की चोट हो आपने उसका सिर्फ जा थ्रस्ट करना है टिल्ट नहीं करना। नोट क्या है, देखकर, सुनकर और महसूस करके सांस होने का यकीन करें और सिर्फ सीने की हरकत सांस लेने के लिए काफ़ी नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपने करनी है बेटा। लुक, लिसन, फील में करते हैं बेटा। आपकी 2 जो उंगलियां हैं हाथ की, इंडेक्स फिंगर जिसको शहादत की उंगली बोलते हैं और बड़ी मिडिल फिंगर, उनकी बैक साइड मरीज़ के नाक के पास लेके जाते हैं उल्टी साइड,
ताकि अगर मरीज़ थोड़ा सा भी सांस ले रहा होगा तो उसकी गर्माहट महसूस होगी। ये क्या हो गया बेटा इसका फील। और लुक क्या करेंगे, उसकी छाती ऊपर नीचे आ रही है कि नहीं, और अपना कान जो है उसके मुंह के पास ले जाएंगे। उसको क्या कहेंगे, लिसन। सांस ले रहा है तो उसकी आवाज़ आएगी, उसको लिसन बोलते हैं। और हाथों की उंगलियों की बैक साइड पे उसकी गर्माहट महसूस होगी तो ये फील हो गया। और लुक का मतलब है उसकी छाती देखना, राइज एंड फॉल हो रही है कि नहीं, ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, तो ये देखना। अगर मरीज़ मुनासिब तौर पर सांस ना ले रहा हो तो जैसे ही सांस का रास्ता साफ़ हो जाए तो वेंटिलेशन शुरू कर दें, यानी उसको सांस लेना सांस देना शुरू कर दें। सांस देने के अमल को वेंटिलेशन बोलते हैं बेटा। मुंह से मुंह और मुंह से नाक में या मुंह से सांस की नाली में शुरू करें, इसको वेंटिलेशन बोलते हैं बेटा। मुंह के ऊपर मुंह रख के या मुंह को उसके नाक के ऊपर रख के सांस दें। या सांस की नाली में बेटा एक और होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब, वो डाल के और एम्बो बैग लगा के भी सांस दी जा सकती है। वो सांस की नाली वाला हो गया अमल। जब तक के खुद जो है फूलने वाली थैली यानी सेल्फ फ्लोटिंग बैग जो है मास्क ना मिल जाए, वेंटिलेशन जारी रखें, ठीक है। ये जो है किसी हॉस्पिटल में ही मिल सकता है या किसी अच्छी एम्बुलेंस में मिल सकता है। इससे पहले जब तक वो ना मिले तो खुद ही सांस देते रहें मुंह के ऊपर मुंह रख के। फिर आ जाएगा सर्कुलेशन बेटा। सर्कुलेशन क्या होता है, निज़ाम दौरान खून यानी नब्ज़ वगैरह। नब्ज़ महसूस करें, आराम से 2 उंगलियों अंगूठा का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल 2 उंगलियों से करते हैं बेटा, यही शहादत की उंगली और जो मिडल या लार्ज फिंगर है उसके साथ, ठीक है। गर्दन पर कंठ, गले के सामने वाले हिस्से, उभार या नरखरे के गर्दन के अतराफ़ के उज़लात के दरमियान हल्का सा दबाएँ। ये होता है बेटा, उर्दू में तो ऐसे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं आपका रेडियल पल्स जो है, रेडियस जो आपके अंगूठे के पास होती है, और कैरोटिड पल्स गर्दन में होती है। तो ये चेक करनी है आपने इससे। 1 साल से कम उम्र बच्चे की नब्ज़ महसूस करने के लिए 2 उंगलियों अंगूठा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसमें बच्चे के बाजू के अंदरूनी तरफ बगल और कोहनी के दरमियान में दबाएं तो वो पल्स महसूस होगी। उसको ब्रेकियल पल्स बोलते हैं बेटा। कोहनी के पास अंदर की जानिब है ये पल्स, ब्रेकियल पल्स। आप ये देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे कि पल्सेस या साइट ऑफ पल्स, तो आपको महसूस हो जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। अंगूठे के पास होती है बेटा रेडियल पल्स, और जो गर्दन में होती है वो होती है आपकी कैरोटिड। कोहनी के पास अंदरूनी जानिब वो होती है ब्रेकियल, और थाई के नीचे भी होती है फीमोरल, पाँव के ऊपर भी होती है डॉर्सैलस पीडस। ये मुख्तलिफ़ पल्सेस के नाम हैं, ठीक है। ये मैं दिखाई देता हूँ आपको मुख्तलिफ़ पल्सेस के नाम। ये देखें बेटा, मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट हैं। ये देखें, यहाँ से अगर चेक करेंगे पेशानी के पास से ये टेम्पोरल है, यहाँ से चेहरे के ऊपर से फेशियल है, असल का गर्दन के पास से चेक करते हैं, ये कैरोटिड में बता रहा था। और ये रेडियल है अंगूठे के पास, ये ब्रेकियल है, और ये फीमोरल है थाइस के पास, ठीक है। और ये इसके पीछे है पोपिलेटियल, ये आपके घुटने के पीछे, गोडे के पीछे है, नी के पीछे। और ये जो है आपकी पोस्टीरियर टिबियल है, टिबिया के पीछे, और ये पाँव के ऊपर है, ये डॉर्सैलस पीडस है। ठीक हो गया बेटा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की पल्सेस हैं। यहाँ पे नोट करेंगे बेटा, अगर नब्ज़ या सांस, ठीक है, कि कोई शवाहिद ना मिले तो फ़ौरी तौर पर CPR शुरू कर देना आपने, क्योंकि CPR है ही बेटा नब्ज़ और सांस को यानी बहाल करने का तरीका। जिस्म में खून की गर्दिश रुक जाने यानी सर्कुलेटरी अरेस्ट इसको बोलते हैं, की तशख़ीस बड़ी शरियानों यानी फीमोरल या कैरोटिड में नब्ज़ ना महसूस होने से होती है। जब अगर यह नब्ज़ ना आ रही हो बेटा कैरोटिड पल्स या फीमोरल, तो आप समझें कि उसके दिल की धड़कन रुक चुकी है, ठीक है। CPR के अमल में सीने को म्यारी शरह पर दबाया जाता है और सांस देने के साथ इसकी निस्बत यानी रेशो 15-2 है, यानी 15 बार आपने दबाना है, 2 सांस देनी, 15 बार दबाना, 2 सांस देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 सांसें देनी है, ठीक है। मरहला नंबर 4, ज़ख्मी को इसके पुश्त पर लेटाएं यानी कमर के बल। ख्याल रखें कि इसका सर जो है गर्दन और रीढ़ की हड्डी ना हिले और ना ही मुड़े। अगर इमदाद देने वाले बहुत सारे हैं तो ख़तरा कम से कम करने के लिए इन सब की मदद लें। मरहला नंबर 5 क्या है, ज़ख्मी की नाक अपनी चुटकी से बंद करके इसकी सांस की नाली को खुला रखें, यानी मुंह से वो सांस लेता रहे, ठीक है। मरहला नंबर 6 क्या है, ज़ख्मी के मुंह पर अपना मुंह रख कर आहिस्ता आहिस्ता 2 लंबे सांस दें, यानी यकीन करें कि मुंह आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपका मुंह और उसका मुंह। ये देखें बेटा, ये इस तरीके से इसका ये लुक लिसन फील कर रही है वो, ठीक है।
नोट क्या है, जान बचाने के लिए 2 रेस्क्यू सांसें दें, इसको रेस्क्यू ब्रीथ बोलते हैं। 2 सांसें देनी है, ठीक है। उसकी नाक बंद करके मुंह के ऊपर मुंह रख के और सांसें देनी है 2, ठीक है। अगर मरीज़ सांस नहीं ले रहा तो अपनी चुटकी से उसकी नाक बंद करें और इसका मुंह अपने मुंह से अच्छी तरह ढाँप दें, फिर नॉर्मल सांस अंदर लें और मरीज़ को जान बचाने के लिए 1 सेकंड तक सांस मरीज़ के मुंह में छोड़ दें। इससे मरीज़ का सीना ऊपर उठना चाहिए। अगर सीना ऊपर उठा इसका मतलब आपकी सांस ठीक से अंदर गई है। अगर पहले सांस के साथ उसका सीना ऊपर नहीं उठता तो दूसरा सांस देने से पहले हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का तरीका दोबारा करें, यानी उसका सर थोड़ा सा पीछे खींचे और टिल्ट जो सा नीचे की तरफ, ताकि उसका मुंह अच्छे से खुल जाए, ठीक है। फिर आ जाएगा इन्फेक्शन से बचाव या बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सांस देने के लिए नकाब या मास्क या रबड़ के दस्ताने का इस्तेमाल करें। यानी अगर उसका मुंह के ऊपर मुंह रखने से पहले अगर आपके पास कोई रुमाल हो इस तरह का जो पोरस हो या ज़्यादा मोटा ना हो जिससे सांस जा सके, तो रुमाल वगैरह रख लें। अक्सर गाज पीस रखते हैं, गाज कहते हैं चौरस पट्टियों को बेटा। अगर सांस इसके सीने में नहीं जाता तो सर को दोबारा झुकाएं और दोबारा कोशिश करें। अगर फिर भी सांस अंदर ना जाए तो सांस की नाली बंद हो सकती है। बंद सांस की नाली को खोलें, उसको देखें कि अंदर कोई रुकावट तो नहीं, अभी मैं सांस दे रही हूँ और इसका सीना जो है ऊपर ही नहीं आ रहा। अगर आपको रीढ़ की हड्डी की चोट होने का खदशा है तो सांस की नाली खोलने के लिए थोड़ी को ना उठाएं, बल्कि अपने हाथ मरीज़ की सर की तरफ रखकर इसके पैरों की रुख करके अपनी शहादत की उंगली और तीसरी उंगली कानों के आगे रखकर जबड़े को आगे थोड़ा सा धकेलें और ऊपर की तरफ उठाएं। इसको कहते हैं बेटा जात रस, सिर्फ जात रस करना, यानी उसका जबड़ा सिर्फ खोलेंगे, उसके सर को नहीं हिलाएंगे। अगर आपको ये महसूस हो कि इसको सर की चोट है या गर्दन या कमर में चोट है तो इसका सिर्फ जात रस करेंगे, हेड टिल्ट नहीं करेंगे। अगर इस तरह भी सांस की नाली ना खुले तो चिन लिफ्ट तरीका दोबारा करें, ये करें लफ्ज़। ज़ख्मी आदमी को ऑक्सीजन की शदीद ज़रूरत होती है। अगर आदमी के मुंह पर शदीद चोट है तो इसे नाक से सांस दें और इसका मुंह बंद रखें। सानवी सेकेंडरी जांच क्या है, इसमें इकदाम क्या करेंगे, नब्ज़ और सांस दोबारा चेक करेंगे। अगर नब्ज़ मौजूद है लेकिन सांस नहीं ले रहा तो रेस्क्यू सांसें दें, यानी नब्ज़ अब इसकी बहाल हो चुकी है, आपने जो कंप्रेशन दिए हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या, CPR बेटा। अगर नब्ज़ और सांस दोनों नहीं हैं तो CPR शुरू करेंगे। हाथों की पोजीशन बनाएं, सीने के दरमियान में हड्डी यानी स्टर्नम की निचली नोक ढूंढें, फिर हड्डी पर 2 उंगलियों की चौड़ाई जितना फासला सर की तरफ से लेकर एक हाथ की हथेली को उभार और इस जगह पर रखें। ये देखें बेटा, यहाँ पोजीशन बना रखी है। ये पोजीशन बनाते हैं स्टर्नम की तरफ और निप्पल लाइन को ऐसे क्रॉस बनाएंगे, जहाँ पे दोनों क्रॉस हो जाए वहाँ हाथ रख देने आपने बेटा। बस ये सादा सी इसकी पोजीशन होती है। ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि हाथ कहाँ रखने होते हैं CPR में, और ये CPR की वीडियो भी आपको मिल जाएगी बहुत सारी। दूसरा हाथ पहले के हाथ के ऊपर रखें और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के दरमियान में से गुजरती हों, यानी एक दूसरे के अंदर फंसा लें उंगलियां, एक हाथ की अपने दूसरे हाथ में। आगे की तरफ झुकें, आपके कंधे आपके हाथों के ऊपर हों, बिल्कुल सीधे हों। सीने की हथेली को उभार से 2 इंच अंदर की तरफ दबाएं और इस दौरान आपकी कोहनियाँ ना मिलें और ताकत के लिए अपने ऊपर वाले धड़ का वज़न इस्तेमाल करें। 10 सेकंड में 15 मरतबा दबाना है आपने, ठीक है। फिर 15 कंप्रेशंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता 2 सांस लंबे सांस दें, फिर 15 कंप्रेशंस और 2 सांसों पर मुश्तमिल CPR का अमल 4 मरतबा दोहराएँ तकरीबन। रेस्क्यू वालों को सिखाया जाता है कि 10 मिनट लगातार आपने दोहराना है, ठीक है। नब्ज़ और सांस दोबारा चेक करें, 4 मरतबा दोहराने के बाद नब्ज़ और सांस दोबारा चेक करें, और ये अमल इस वक्त तक बार बार दोहराएं जब तक मरीज़ की नब्ज़ वापस ना आ जाए या तिब्बी इमदाद ना पहुंच जाए, यानी रेस्क्यू पहुंच जाए या आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं या कोई डॉक्टर पहुंच जाए। जब तक आप ये करते रहना है। आप बहुत थक जाएं या मरीज़ को अस्पताल पहुंचा दें तो जब तक आपने ये जारी रखना है। 2-3 सूरतें हैं बेटा इसको रोकने की, या बिल्कुल थक गए हैं आप, या मरीज़ अस्पताल पहुँच गए हैं, या कोई आपसे अच्छा बेहतर तिब्बी इमदाद देने वाला पहुँच गया है, तो आपने CPR रोकना, वरना नहीं रोकना। कंप्रेशन देते हुए मदद के लिए अपने ऊपर धड़ के वज़न का इस्तेमाल करें ताकि आपके बाजू ना थकें। अगर कोई और मददगार मौजूद है तो अपनी तवानाई बचाने के लिए बारी बारी काम करें। यह बारी बारी का मतलब क्या है, बारी बारी, थोड़ी सी देर वो करें, थोड़ी देर आप करो। CPR से मुतल्लिका जो ख़तरात हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे बेटा। जो ख़तरात हैं CPR के वो देखेंगे। सीना दबाने के नतीजे में सीने पर चोट लग सकती है या पसलियाँ भी टूट सकती हैं। अच्छा, जिसमें पसलियाँ टूट जाएं वो बेस्ट CPR होता है, इसमें परेशानी होने की बात नहीं है, ठीक है। आपने उसका दिल बहाल करना है, पसलियाँ तो फिर भी जुड़ जाती हैं। मरीज़ उल्टी कर सकता है अगरचे वो सांस नहीं ले रहा
फिर भी उल्टी आ सकती है। और अगर ऐसा हो तो मरीज़ को पहलू के बल लिटा दें और उल्टी का मवाद साफ़ करने की कोशिश करें। ये ना हो कि उसकी उल्टी का मवाद सांस के रास्ते में चला जाए बेटा। जब मुंह और गला साफ़ हो जाए तो फिर भी नब्ज़ और सांस ना हो तो CPR जारी रखना आपने। मरीज़ से आपको इन्फेक्शन लगने का बहुत इम्कान है, यानी बहुत कम इम्कान है। CPR के ज़रिए किसी को HIV या एड्स होने का कोई भी शायद नहीं है। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि आपने करते रहना है। ये ना सोचें कि इससे मुझे हेपेटाइटिस C भी हो जाएगा या HIV हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मदद करें। हामला औरत का CPR कैसे करना है? फैली हुई पसलियों ऊपर उठे हुए डायाफ्राम यानी पेट के अज़ा या डायाफ्राम को धकेल देते हैं। मोटापा और बढ़ी हुई छातियों की वजह से हामला औरत में सीने को दबाना मुश्किल होता है। सीधा पुश्त के बल लेटने से इन्फीरियर वेना कैवा यूट्रस के वज़न से दबती है। ठीक है, जिससे दिल में खून की वापसी कम हो जाती है। ये वेना कैवा वो है बेटा जो पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस दिल तक लेके आती हैं। तो उसके बच्चे की वजह से उसकी इन्फीरियर वेना कैवा जो दब सकती है, जिससे खून की वापसी कम होगी और दिल जो है वो दिल से बाहर आने वाला खून यानी कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। मरीज़ को बचाने की तमाम कोशिशें इस वक्त तक बेकार हैं जब तक इन्फीरियर वेना कैवा पर यूट्रस का जो वज़न है वो ना हटा दिया जाए। यानी इन्फीरियर वेना कैवा खुलेगी तो दिल जो है, ये खून जो है वो दिल की तरफ जाएगा, तो उससे जो यूट्रस यानी बच्चादानी का जो प्रेशर है वो हटाना ज़रूरी है। यूट्रस को पहलू की तरफ मुंतकिल करना, यानी उसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे यूट्रस को, बच्चादानी को। सीने के कंप्रेशन के लिए मौसर ज़ोर मरीज़ को 30 डिग्री के ज़ाविये पर मोड़ने से पैदा हो सकता है। लेकिन हामला औरत को जब इस ज़ाविये पर मोड़ा जाए तो पूरी तरह पहलू की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा है बेटा, जिसकी वजह से कंप्रेशन में मुश्किल होती है। इस तरीके में जिसे ह्यूमन वेज कहते हैं इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इमदाद देने वाला दूसरा फ़र्द औरत को एक तरफ घुटनों के बल बैठकर औरत के पेट के जो अतराफ़ या पेल्विस के नीचे इसे अपने घुटने पर रखकर इसके जिस्म को ऊपर करता है। मुतबादल तरीका ये है कि इस कुर्सी पर लिटाकर या गद्दी या तकिया मरीज़ के पेट की दाएं तरफ नीचे रख दें और इसकी मदद से मरीज़ को थोड़ा सा मोड़ें। कोई मददगार अपने हाथ से यूट्रस को बाएं तरफ और मरीज़ के सर की तरफ ऊपर उठाता है और यूट्रस को इन्फीरियर वेना कैवा से मज़ीद दूर किया जा सकता है। यानी ये वेन है बड़ी वेन, जिससे सारे जिस्म से खून बेटा दिल में पहुंचेगा। तो इसे थोड़ा सा हटा देंगे तो दिल में खून पहुंच सकता है दोबारा। हामला में किसी बैरूनी चीज़ की वजह से सांस का रास्ता बंद होने की सूरत में पेट यानी एब्डोमिनल थ्रस्ट की बजाय चेस्ट यानी स्टर्नल थ्रस्ट और उंगली का हुक बनाकर मुंह में उंगली फेर कर अंदर से साफ़ करने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर उसका सांस का रास्ता बंद है तो मुंह उंगली का हुक बना के अपनी शहादत की उंगली का और उसके मुंह के अंदर से कोई भी चीज़ जो रुकावट पैदा कर रही है वो निकाली जा सकती है। हामला मरीज़ों की ख़ास तकालीफ क्या हैं? उसमें निज़ाम आ गया। मैदे और एसोफेगस के दरमियान सुराख यानी गैस्ट्रो एसोफेजल स्फिंक्टर नाकिस होता है। मैदे पर प्रेशर ज़्यादा होता है। खाना मैदे से वापस एसोफेगस में आने का ख़तरा बढ़ जाता है। सांस का रास्ता क्या? मरीज़ को करवट पर लिटाने की ज़रूरत होती है ताकि सक्शन या उल्टी के मवाद को सांस के रास्ते में से साफ़ किया जा सके, मुंह से बतीसी या कोई बैरूनी चीज़ निकाली जा सके। सांस क्या है? हामला औरत को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सांस के साथ सीने की हरकत में कमी हो सकती है। सांस के साथ सीने के ऊपर और नीचे की हरकत करने को देखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा है और उसकी छातियाँ बड़ी होती हैं, तो इसलिए उसकी जो चेस्ट एलिवेशन है वो देखना मुश्किल हो जाएगा। मैदे में से खाना वापस गले में आने और सांस लेने के दौरान सांस की नाली में चले जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो सीने के कंप्रेशन कैसे देने? हामला औरत में सीने के कंप्रेशन इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि पसलियाँ फैल जाती हैं। औरत का मोटापा कंप्रेशन में रुकावट डालता है। हमल की वजह से डायाफ्राम सीने की तरफ ऊपर आ जाता है। डायाफ्राम कहते हैं बेटा पसलियों के नीचे मोटी मसल्स की एक तह है, उसको डायाफ्राम बोलते हैं। तो वो ऊपर की तरफ चढ़ा होता है क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। उस बच्चे की वजह से डायाफ्राम ऊपर की तरफ आया होता है। औरत की छातियाँ बड़ी हो जाती हैं। पुश्त के बल सीधा लेटने से हामला यूट्रस इन्फीरियर वेना कैवा पर दबाव डालती है। तो ये क्या था बेटा? सारा का सारा निज़ाम था CPR का, औरत का भी, और आपने देख लिया। फिर जो चॉकिंग है, चॉकिंग कहते हैं बेटा गले में कोई चीज़ फंस जाना, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। चॉकिंग में क्या फ़र्स्ट एड देंगे वो अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।